तुम्हें मेरी कमी का एहसास होगा, आज नहीं तो कल ही सही। शायद तुम मुझे याद करोगी और अपनी गलती पर पछताओगे कि तुमने क्या खो दिया है। तुम सोचोगे कि काश तुम समय पर संभल गए होते। कुछ ऐसा सोचा था मैंने, लेकिन तुम ना जाने किस मिट्टी के बने थे। ना जाने क्यों इतना बदलाव तुम में आया। ना जाने क्यों तुम्हारा दिल पत्थर का हो गया था। क्यों क्यों मेरे मरने के बाद भी तुम नहीं संभल पाए। शायद और ज्यादा बिखर गई हो। पहले थोड़ा कसाव था, लेकिन अब तुम बिल्कुल आजाद हो। और मैं एक बुरी लड़की हूँ, बहुत बुरी। जी हाँ, बुरी। जिंदगी के दलदल में अपनी गलती से फंसी और फिर निकलने की हर कोशिश मुझे और भी ज्यादा डुबा रही थी। 2 साल पहले पहली बार मुंबई आई, नए से सपने लेकर। जिंदगी को खूबसूरत बनाने के बहुत सुंदर सपने। पटना तक वो मुझे लेने आए थे। आप ना मुझे जानते हैं ना उसे, तो पहले मैं आपको खुद से इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। मेरा नाम सिमरन है। सॉरी सॉरी, है नहीं, था। मेरा नाम सिमरन था और मैं कॉलेज के 3rd ईयर में थी। साहित्य विषय था और मेरी रुचि एक्टिंग में थी। शायद मेरा सपना ही एक्टर बनना था। स्कूल में ड्रामा और नाटक करने में कभी नहीं हिचकिचाती थी। और जब से मोबाइल खरीदा, तब से मैं छोटी छोटी एक्टिंग क्लिप पोस्ट कर इंस्टाग्राम में करीब 40,000 फॉलोवर बना चुकी थी, जो लगातार बढ़ रहे थे। दोस्तों, मैं तो जैसे फेमस थी और छाई हुई थी, जैसे मैं कोई स्टार बन चुकी हूँ। इसी बीच मेरी मुलाकात हुई आरव से। उसके बोलने का अंदाज और भाषा बहुत आकर्षक थी, और वो भी एक फेमस यूट्यूबर था जो ब्लॉग बनाकर अपनी ख्याति फैला रहा था। मैंने उसे एक दिन इंस्टाग्राम पर फॉलो किया, तो उसने मुझे फॉलो बैक करके मेरी कुछ वीडियो को लाइक किया था, जो मेरी उम्मीद से परे की बात थी। मैं बहुत खुश थी, होती भी क्यों नहीं। आखिर वो एक स्टार था मेरे लिए। उसकी लाइफ स्टाइल देखकर मैं दंग थी। हमेशा अलग अलग नए नए कपड़ों में वीडियो, और उसका घर जो उसने वीडियो में दिखाया था, वो किसी बंगलों से कम नहीं था। और ड्राइविंग करते करते उसके बहुत से ऐसे ब्लॉग भी आए थे, जिसमें उसने सभी दर्शकों को अपने सुंदर से शहर की सैर करवाई थी। तब मन करता था कि काश उसके बगल वाली सीट में बैठकर मैं भी घूम पाती। एक चाह थी दोस्ती की, और हल्का फुल्का क्रश भी था। और उसके लाइक किए गए नोटिफिकेशन के स्क्रीनशॉट को मैंने स्टोरी पर लगाते हुए उसे टैग कर लिया और कैप्शन में डाला, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच से हमारी बात शुरू हुई, और ना जाने कब हम दोस्त बन गए और कब प्यार हो गया। ये जरा जल्दबाजी नहीं थी। शुरू शुरू में एक दूसरे के पोस्ट में तारीफ और थैंक्स तक बात सीमित थी। उसके पोस्ट पर हजारों कमेंट आते, लेकिन रिप्लाई सिर्फ मेरा ही करता था। हाँ, कुछ और भी खास लोग थे जिनके जवाब भी दे देता था। उसके बाद इन बॉक्स में बातें हुई और धीरे धीरे नंबर का आदान प्रदान हुआ। आज सोचती हूँ, काश नहीं होता। अगर बात ही नहीं होती, तो मेरी जिंदगी मेरे पास होती। ना मैं बर्बाद होती, ना ही मेरी मम्मी पापा बदनाम होते। प्यार मोहब्बत की बातों में उसे इंटरेस्ट था, तो बस इजहार और फ्यूचर प्लानिंग का, जो मुझे भी पसंद था। मुझे भी उसकी बातें बहुत अच्छी लगती थी। उसकी बातों में एक अलग तरह की कशिश थी, जो शायद उसके मासूम शक्ल और उभरता हुआ कलाकार होने के कारण और खूबसूरत लगती थी। वो तो मुझे ये भी बताता था कि उसकी कितनी गर्लफ्रेंड रह चुकी हैं और कितनी लड़कियां उस पर क्रश करती हैं और उसे अपना दोस्त बनाने के लिए तरसती हैं। ये बातें मुझे कहीं से भी कहीं तक झूठी नहीं लगती थी, और उसका ये सच बताना मुझे इतना अच्छा लगा कि उस पे जो भरोसा था वो और बढ़ गया, और दिल में इज्जत और प्यार ने घर बना लिया। वैसे मैंने भी उसे एक बॉयफ्रेंड का बताया। वो बॉयफ्रेंड नहीं, मेरे स्कूल का दोस्त था। कभी प्यार मोहब्बत की बात नहीं हुई उससे, बस झगड़ा ही होता था।
और कभी बात नहीं करेंगे बोलकर अगले दिन फिर बोल पड़ते थे हम दोनों। लेकिन मेरी सहेलियों ने इसे बॉयफ्रेंड का नाम दे दिया। मैं तो जानती भी नहीं थी कि बॉयफ्रेंड और फ्रेंड में क्या फर्क है। मुझे हमेशा से लगता था कि लड़का दोस्त को ही बॉयफ्रेंड कहते होंगे। इसलिए जब भी कोई मुझसे पूछता कि तेरा कोई बॉयफ्रेंड है, तो मैं भी कह देती कि 3-4 हैं। लेकिन जब से उस यूट्यूबर से बात हुई, तब से लगने लगा कि बॉयफ्रेंड सिर्फ वो है जिसके साथ लाइफ टाइम गुजारने के सपने दिल देखने लगे, जिसके साथ शादी का ख्याल दिल में आए, जिसके साथ घूमने फिरने का मन करे, और जिसके हाथ को थाम कर किसी शाम एक छत के ऊपर खड़े होकर आसमान में तारों को गिरते हुए देखकर सिर्फ उसके लिए दुआ किया जाए, और फिर उस हाथ को अपने होठों की छुअन के साथ उसके सीने में लगकर उसकी धड़कन में अपना नाम सुनते हुए आंखें धीरे से बंद कर लेने से सुकून मिले और खुद को महफूज महसूस किया जाए। और ये सब ख्याल मुझे भी आने लगे थे, और सपने भी। वो भी शादी के लिए तैयार था, लेकिन उसे पहले कुछ करना था। अपने करियर के लिए बहुत सोचता था वो। जब दोनों की मोहब्बत हद से बढ़ी तो दूरियां चुभने लगी। कहाँ मुंबई और कहाँ अपना पटना। मेरी मम्मी को मैं जानबूझकर उसकी वीडियो दिखाती थी। मम्मी भी शुरू शुरू में देख लेती थी और तारीफ करती थी। तारीफ के आड़ में मैंने एक दिन कह दिया कि ये मुझे पसंद करता है और कहता है शादी करना चाहता है। मैंने ये सब तो इसलिए कह दिया क्योंकि मम्मी उसकी तारीफ कर रही थी। लेकिन बाजी पलट गई। मम्मी ने 10 बातें सुनाई और मेरा भी उसकी वीडियो देखना बंद करवा दिया। मेरा मोबाइल चेक कराया जाने लगा। शुक्र है मैं चैटिंग डिलीट करते रहा करती थी। अब माँ जब भी मुझे मोबाइल चलाते देखती तो दादी माँ बन जाती। इतना शक करने लगी, इतनी खरी खोटी सुनाने लगी कि ऐसा लगने लगा जैसे वो मेरी सौतेली माँ हो। मेरी सगी माँ के कोई लक्षण ही नहीं थे। पापा तो जब से मैं हुई तब से सौतेले जैसे ही थे। लेकिन अब माँ भी, और इतना ही कम नहीं था। अब तो वो मेरा स्कूलमेट राहुल, वो भी मेरा सोशल मीडिया पोस्ट पे यूट्यूबर आरव की कमेंट पर टिप्पणी करने लगा और मुझे स्क्रीनशॉट भेज भेज के पूछने लगा कि वो कौन है, कौन जो तेरी फोटो में उल्टे सीधे कमेंट कर रहा है। मैं क्या बोलती। मैंने भी कह दिया कि उल्टे सीधे नहीं है, हॉट, जहर और किलर। इन्हें गंदे क्यों बोल रहे। तुम्हारी तरह अद्भुत, अविस्मरणीय, खूबसूरत नहीं लिख रहा तो गंदा हो गया। और वैसे भी वो मेरा बॉयफ्रेंड है। अब उसके भाषण शुरू। ये बम्बैया लोग बहुत होते खराब है, लड़कियों को फंसाते हैं बस। इनकी बातों में मत आना। इनकी तेरी जैसी 111 गर्लफ्रेंड होती हैं। पैसे का धोस होता है और लड़कियां तो होती बेवकूफ है, हर किसी पर जल्दी यकीन कर लेती हैं। चल उसे ब्लॉक कर ले चुपचाप, नहीं तो घर आकर अंकल आंटी को बता दूंगा। वो पीटेंगे, मैं वीडियो बनाऊंगा और ब्लॉग बनाएंगे हम भी। उस आरब की तरह वो भी तो पार्कों में जाकर झूठ बोलकर लोगों को लड़ाता है और लास्ट में कहता है कि सॉरी भैया जी, प्रैंक था। कहीं तुम्हें भी ये ना कह दे बाद में, सॉरी बहन जी, प्रैंक था। राहुल को डांटते हुए मैंने उसे ही ब्लॉक कर दिया। ज्यादा ही बन रहा था। एक दिन आरब को किसी शूटिंग के लिए पटना ही आना था। उससे मेरी जब बात हुई तो मैंने उसे यूं ही कहा कि मुंबई से पटना आ रही हो तो मिलकर तो जाओगे ना। उसने जवाब में कहा कि सिर्फ मिलकर ही नहीं, तुम्हें लेकर भी जाऊंगा। तुम मेरे साथ चलोगी ना। मुझे लगा वो मजाक कर रहा है। मैं मुस्कुराई और मैंने भी उसके मैसेज का जवाब दिया, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं तो हमेशा से यही चाहती हूँ। उसने दोबारा लिखा और भेजा कि चलो तैयार रहना, मैं शूटिंग के बहाने सिर्फ तुम्हारे लिए ही आ रहा हूँ। उसके बाद वो व्यस्त हो गया। शाम को फोन भी किया तो बैटरी कम होने का हवाला देकर काट दिया। अगली सुबह शूटिंग की 2-4 फोटो खींचकर भेजे थे और एक बार वीडियो कॉल भी किया। तब उसने कहा कि तैयार रहना, शाम को निकलना है और तुम भी आ रही हो।
पागल हो क्या? मैं कैसे आ सकती हूँ? मैंने डांटते हुए कहा, क्योंकि मुझे तो लगा कि वो मजाक में बोल रहा होगा कल तक, इसलिए मैं हाँ बोल रही थी। लेकिन हकीकत में मम्मी पापा की इजाजत के बिना जाना मेरे लिए मुश्किल था। और मम्मी पापा किसी लड़के के साथ मुझे मुंबई भेज दे, ये तो नामुमकिन से भी नामुमकिन था। वो क्या मुझे किसी लड़के के साथ इतना दूर भेजेंगे, जो स्कूल में स्टेट लेवल की प्रतियोगिता में भी मुझसे पहले पूछते थे कि कितनी लड़कियां कितने लड़के हैं। स्कूल और डिस्ट्रिक्ट लेवल में पेंटिंग और ड्रामा में अक्सर फर्स्ट आती थी, और उसके बाद स्टेट लेवल में एक स्कूल के 2 विद्यार्थी जाते थे। अगर मेरे साथ लड़की हुई तो शायद भेज भी देते, लेकिन अकेले या किसी लड़के के साथ, उफ। बचपन से ही मुझे ये लोग शक की नजर से देखते थे। इसे शक नहीं, कुछ ज्यादा ही ख्याल रखना कह सकते हैं। और आजकल माहौल इतना खराब है कि शायद वो अपनी जगह सही भी थे। आज मैं बहुत बड़ी मुसीबत में थी। मम्मी पापा घर पर नहीं थे, ऊपर से आरव मुझे सामान पैक करके स्टेशन आने को कह रहा था। कुछ साल रहेंगे नाराज, लेकिन जब तुम फेमस हो जाओगी, हीरोइन बन जाओगी, तब ये लोग गर्व से कहेंगे कि वो मेरी बेटी सिमरन है। सिमरन, मेरी बात मानो, जिंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए छोटे छोटे कदम उठाने पड़ते हैं। अगर आज तुम इतना अच्छा मौका गवा दोगी तो फिर भूल जाना अपने सपनों को। घर वाले तो हमेशा रोकते हैं। मुझे भी शुरुआत में मेरे घर वालों ने बहुत टोका, लेकिन मैं अपनी जिद में हमेशा अड़ा रहा। आज देखो, अब कहते हैं बेटा बेटा, लेकिन मैं नहीं बोलता। अब तो तभी जाऊंगा उनके पास जब बहुत बड़ा बन जाऊंगा। बस उसकी इन्हीं बातों को सुनकर मेरे अंदर एक उत्साह आया, और मैं भी एक चिट्ठी घर पर छोड़कर घर से निकल आई। चिट्ठी में यही लिखा था कि मैं अपने सपने सच करना चाहती हूँ, और मेरे सपने बहुत बड़े हैं। आज नहीं तो कल मैं ये साबित कर दूंगी कि मैंने घर छोड़कर कोई गलती नहीं की है। मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, मैं जहाँ भी रहूंगी खुश रहूंगी। उनकी नजर में मैं तब ही मर चुकी थी। उन्हें कितनी तकलीफ हुई होगी जब उनकी 20 साल की लड़की उनके 20 साल के दिए प्यार और दुलार को भूलकर उन्हें समाज में बदनाम करके चली गई। मैंने स्टेशन पर आरव से मिलते ही मम्मी पापा का नंबर उसमें सेव करके अपना सिम तोड़ दिया और एक नया सिम खरीद लिया, और चल पड़ी आरव के साथ अपने सपने सच करने के सपने देखकर। जब हम मुंबई पहुंचे तो उसके दोस्त लोग अपने घर की तरफ चले गए और वो अपने रूम की तरफ। मैं उसके साथ जब उसके घर गई तो 2 रूम सेट थे। ये वो बंगलो तो बिल्कुल नहीं था जिसे वीडियो में वो अपना घर बताकर 20 कमरे गिनाता था। मेरे मन में सवाल तो था ही कि आखिर ये कौन से कमरे में है और किसका है, उसका घर कहाँ है। लेकिन अभी मैंने कुछ नहीं पूछा। खाना हम खाकर आ चुके थे, अब बस सोना ही था। ये मेरा कमरा है, चलो तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाता हूँ, कहते हुए आरव मुझे दूसरे कमरे में ले गया। मैं ये सोचकर खुश हुई कि चलो, कमरे तो 2 हैं, कम से कम। मैं डर गई थी कि कहीं एडजस्ट करके रूम ना शेयर करना पड़ जाए, लेकिन अब सब ठीक था। मुझे कमरे में छोड़कर उसने गुड नाइट विश किया और कमरे से चला गया, और अपने रूम में जाकर मैसेज करने लगा कि आज वो बहुत खुश है। लेकिन मैं बहुत अपसेट थी। घर वालों के बारे में सोचकर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैंने जल्दबाजी में बहुत बड़ी गलती कर दी है। घर वाले बहुत परेशान होंगे, यही सोचकर मेरा मूड खराब था, और बचपन की यादें मेरी आंखों में रील की तरह घूम रही थी। पहले मम्मी पापा दोनों बहुत प्यार करते थे मुझसे, मेरी हर बात मानते थे, कभी रोने नहीं देते थे। पापा मेरे उदास चेहरे को देखकर परेशान हो जाते थे और माँ को डांटते थे कि गुड़िया का ख्याल क्यों नहीं रखती। उसके बाद मुझसे पूछते कि मुझे क्या चाहिए, और मेरे कहने की देर थी कि अगले दिन मेरे लिए वो सब आ जाता था। लेकिन धीरे धीरे सब बदलने लगा। जब मैंने साइकिल लेनी थी
तो पूरा महीना मैं जिद कर लेकर बैठी थी। तब जाकर दया आई थी पापा को, वो भी मम्मी के 10 बार झगड़ने पर। हर बार यही कहते थे कि हमारे आसपास देखा किसी लड़की को चलाते हुए, अकेले अकेले क्या करेगी चलाकर। पहले जहाँ उदास देखकर फुसकारते थे, अब वो मेरी उदासी को इग्नोर करने लगे थे। और ज्यादा ही दिन तक अगर ऐसा देखा तो माँ से कहते, पूछ लो उसे क्या दिक्कत है, मरा सा मुंह लेकर क्यों बैठी है। जब ऐसी बातें याद आती हैं तो लगता है ठीक ही किया, उन लोगों के सिर का बोझ हल्का हो गया। अब बस छोटू ही है उनके पास, उनका लाडला, जिसके चक्कर में मुझे हमेशा डांटते रहते थे। मेरे रिप्लाई देर में जा रही थी और मैं बार बार यही बोल रही थी कि मुझे घर की याद आ रही है। आरव मुझे समझाता रहा। फिर मैं नेट ऑफ करके सो गई। अगली सुबह हम कहीं घूमने गए। कहाँ गए थे ये तो ठीक से याद नहीं, लेकिन घर से ज्यादा दूर नहीं था। उसने मुझे अपने 2-3 दोस्तों से मिलाया जो अक्सर उसके वीडियो में नजर आ जाया करते थे। पूरा दिन घूमने फिरने और खाने पीने में गुजर गया। और फिर वही रात मैं सोने लगी थी कि तभी कमरे के दरवाजे को खटखटाते हुए आरव ने आवाज दी। मैंने दरवाजा खोला और कहा, आप सोए नहीं अभी? यार, एक घर में होकर हम अलग अलग कमरे में बैठकर क्यों बातें करें? टाइप करके उंगली दुखने लगती है। तो मैंने सोचा क्यों ना 5-10 मिनट साथ बैठकर बात कर लें। आरव ने कहा, छत में चले? मैं बोली, क्योंकि छत में रात को तारों से भरे चमकीले आसमान को देखते हुए ही अक्सर उससे फोन पर बात किया करती थी। आज मौका मिला था कि चांद तारों की मौजूदगी में अपने प्रेमी के संग कुछ गुफ्तगू की जाए। क्यों नहीं? आरव बोला और उसने मेरा हाथ पकड़ा और भागते हुए छत की तरफ दौड़ पड़ा। मैं भी उसके साथ भागती हुई गई। उसकी ऐसी शरारतें ही मुझे पसंद थी। और उस दिन हाथ पकड़कर भागते हुए सीढ़ियां चढ़कर छत पे पहुंचना और छत पे जाते ही उसका मुझे उंगली पकड़ा कर घुमाते हुए डांस करना और फिर एक हाथ से मेरा हाथ थामना और दूसरे हाथ को मेरे कमर पर रखना और कदमों को एक संयोजित आकार देकर झूमना, मैं कैसे भूल सकती हूँ। शायद ये बिल्कुल मेरे सपने जैसा था। मैं थोड़ा शर्मा रही थी और लगातार हंस रही थी हम दोनों की पागलपंती पर। लेकिन वो तो बिल्कुल फील के साथ नाच रहा था और लगातार मेरे करीब आ रहा था। उसके चेहरे से मेरा चेहरा ज्यादा दूर नहीं था। आरव ने हल्की मुस्कुराहट के साथ मेरे माथे पर अपना माथा टिकाया और गोल गोल घूमते हुए कभी 2 कदम आगे जाता तो कभी 2 कदम पीछे। उसकी सांसें महसूस कर पा रही थी मैं, और मेरे अंदर एक स्थिरता थी। मेरे कदम बस उसके इशारे में चल रहे थे, जो उसके थमते ही थम गए और मेरी धड़कनें बहुत तेज धड़कने लगी। मैं जैसे सब कुछ भूलती जा रही थी, खुद को भी और अपनी हदों को भी। हम दोनों जैसे स्टैचू हो गए थे और ठंडी हवा छीमे छू कर निकल रही थी और गर्म आहें हमें ठंडे से राहत दे रही थी। मैं एकदम से होश में आई और खुद को छुड़ाकर थोड़ी दूर जाकर खड़ी हो गई। आरव ने मुझे पीछे से हक किया और मेरे बालों को हटाते हुए मेरे कान के पास अपने होठों की फुसलाहट लाते हुए कहा, आई लव यू सो मच सिमरन। अगली सुबह आंखें खुलते ही मुझे उसका चेहरा नजर आया, जो मेरे बगल में था। मैं खुद उठ गई और उसके उठने से पहले नहा धोकर फ्रेश होकर उसके लिए और अपने लिए कॉफी बनाकर लाई। ये मेरी पहली गलती थी और शायद मेरी बर्बादी का कारण भी। एक दिन जब मैंने आरव से शादी की बात कही तो उसने कहा, सिमरन, मैं तुमसे जरूर शादी करूंगा, लेकिन अभी नहीं। अगर हमने जल्दी शादी की तो इससे तुम्हारा करियर खराब हो जाएगा। हर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ये चाहते हैं कि उनकी फिल्म की हीरोइन सिंगल हो। शादीशुदा लड़कियों को जल्दी से कोई ऐड नहीं मिलता है। इसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं जो तुम एक दिन समझ जाओगी।
लेकिन फिलहाल तुम्हारा ये समझना जरूरी है कि अभी शादी नहीं कर सकते। कब तक इस तरह रहेंगे? जब रहना साथ है जिंदगी, तो शादीशुदा वाली जीनी है, तो फिर शादी करने में क्या हर्ज है? एक काम तो कर सकते हैं ना, चुपचाप शादी कर लेते हैं, लेकिन ये बात पर्दे में रखेंगे। मैंने कहा, लेकिन इसका जवाब भी अजीब तरह से दिया गया। पागल हो क्या? अगर शादी धूमधाम से नहीं हुई तो क्या फायदा? और चोरी छिपे शादी करो या ना करो, बात तो एक ही है ना। वैसे भी ये रेंट का मकान है, एक कमरा मेरा और एक कमरे में कोई और लड़की रहती है। ये सोच के अगर 3 महीने गुजार दिए हैं तो आगे भी गुजार लेंगे। कौन सा कोई पूछता है यहाँ? ये मुंबई है, यहाँ सब चलता है। आरव ने कहा, 2 कमरे बस नाम के हैं। अगर कल को तुम किसी और से शादी कर लोगे तो मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो जाएगी। मुझे कुछ नहीं सुनना है। हम दोनों शादी करेंगे, किसी कोर्ट में जाकर, बाहर बात नहीं जाएगी। सिमरन ने कहा, तुम्हें भरोसा नहीं है ना मुझ पर? प्लीज सिमरन, अंडरस्टैंड, आई लव यू। उसके मुंह से आई लव यू सुनने के बाद मैं हमेशा की तरह खामोश हो जाती थी और उसकी बात पर यकीन आ जाता था। लेकिन दिन प्रतिदिन मैं परेशान रहने लगी। वो ना मुझे किसी डायरेक्टर से मिलाता था, ना ही किसी तरह के कार्यक्रम में मुझे ले जाता था। मैं दिन भर घर में बैठी रहती और वो दिन भर ना जाने कहाँ रहता था। लेकिन शाम को वो हमेशा की तरह आ जाता था। खाना कभी मैं पका देती तो कभी वो बाहर से ले आता। मैं घर में बैठे बैठे वीडियो बनाती और डिलीट कर देती। किसी भी सोशल मीडिया में डालने से डरती थी, ताकि मेरे घर वाले या रिश्तेदार न देख ले। पहले जो चेहरे में खूबसूरती थी, न जाने वो अब निखरने के बजाय बिखरने लगी थी। रोज कई तरह के पोज बनाकर फोटो खींचने से ऊब गई थी। घंटों तक आईने के सामने अपने बालों को संवारती और फिर बिखेर देती। अलग अलग तरह के कॉस्ट्यूम से अपना मेकअप करती और फिर गुस्से में आकर मुंह धोकर आ जाती और बेड में लेटकर रोने लगती। मोबाइल में मम्मी पापा के साथ की बचपन की कुछ तस्वीरें थी, जिन्हें देखकर अपनी गलती का एहसास होता था। काश उस दिन घर से भागकर न आती। काश आरव की बात में यकीन न करती। आजकल आरव अलग अलग लड़कियों के साथ ब्लॉग बनाने में व्यस्त था और जब भी वो किसी लड़की से किसी वीडियो की स्क्रिप्ट की बात करने घर आता तो मुझे पहले बता देता था कि मैं उस कमरे में ना आऊं, क्योंकि उसके सभी दोस्त यही सोचते हैं कि मैं आरव की पड़ोसन हूँ। और खास तौर पर लड़कियों के आने पर तो वो बालकनी में मिल भी जाए बात नहीं करता था और अंदर लड़कियों के सामने ऐसे पेश आता था जैसे हम अजनबी हैं। मेरी जिंदगी भी जैसे कोई कहानी बन के रह गई थी और उसके लेखक श्रीमान आरव जी जो जैसा स्क्रिप्ट लिखते मैं वैसा ही करती। धीरे धीरे हमारा एक कमरा अब उसका प्राइवेट रूम बनने लगा था, क्योंकि आज तक हम दोनों एक ही कमरे में प्यार भरी बातें करते करते सोते थे। मैं कुछ शिकायत करती और वो कुछ तसल्लियां देता था, लेकिन कुछ दिनों से उसका नया बहाना चलने लगा और कहने लगा कि मेरे यार दोस्त रात को कभी भी आ सकते हैं, हम अलग अलग कमरे में सोया करेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता हमारे बीच की बात बाहर तक जाए और तुम्हारी बदनामी हो। भला इस शहर में मेरी क्या बदनामी होती? यहाँ कौन जानता था मुझे? जितनी बदनामी होनी थी गांव में हो चुकी थी, लेकिन आरव की बात में हर बात की तरह मानती गई। ना जाने क्यों वो मुझसे दूरियां बनाने लगा था। शायद उसे अब मेरी जरूरत नहीं थी। ना ज्यादा बात करता था, ना मेरी बातों को ध्यान से सुनता था। उसके साथ खाना पीना और रहना तक सीमित होने लगी थी जिंदगी, और इसमें भी झोल लगा। कभी कभी वो आता ही नहीं था। कुछ पकाकर खा लेना कहकर बताता भी नहीं था कि वो क्यों और किस लिए बाहर रह रहा। 1.5 साल में ना तो कोई एड मिली, ना कोई ऑडिशन हुआ। बस कैद थी एक कमरे में और किसी के प्यार और विश्वास के जाल में। ये पिंजरा एक ऐसा पिंजरा था
जिसमें कैद होने से पहले मैं आज़ादी के सपने देखने लगी थी। जबकि मैं आज़ाद थी, मैं तब जानती नहीं थी कि आज़ादी क्या है। मैं सोचती थी मम्मी पापा के ताने नहीं सुनना आज़ादी है। मुझे लगता था कि अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए सारे रिश्ते तोड़ देना ये आज़ादी है। लेकिन मुझे इस पिंजरे में फंसने के बाद आज़ादी का असली मतलब, असली मायने समझ आए। मैं कैद थी ऐसे पिंजरे में जहाँ से बाहर जाना मुश्किल नहीं था, लेकिन बाहर जाकर मुश्किलें ज्यादा थी। मैं लड़ती रहती थी आरव से कि या तो मुझसे शादी करो या फिर कोई अच्छा सा काम दिलवाओ, जिसके लिए मैं यहाँ आई हूँ। लेकिन वो हमेशा की तरह मुझे टाल देता और कहता कि कौन सा शौक तुम्हारा पूरा नहीं हो रहा है। अच्छे कपड़े, रहने के लिए छत और खाना मिल रहा है, फिर क्यों टेंशन ले रही हो। ऐसे जल्दबाजी में किसी भी ऐड के लिए हाँ नहीं बोल सकते। आजकल लोग अच्छे नहीं हैं इस शहर के, वो कैसे कैसे सीन देते हैं। तुमसे ऐसा करवाने थोड़ी लाया हूँ। मैं क्या कहती, उसके सवालों का कोई जवाब तो मेरे पास होता नहीं था और इस घर को छोड़कर जा भी नहीं पा रही थी। जाती भी कहा, कौन जानता था मुझे। मैं बस घुट घुट के रह रही थी घर में। वो आता दोस्तों के साथ और अपने कमरे में दोस्तों के जन्मदिन मनाता और मुझे केक भी सुबह देता था। इतना पराया कर रखा था। एक बार तो उसका एक दोस्त मेरे कमरे में घुस गया और छेड़खानी करने लगा। मैंने किसी तरह उसे 4 बातें सुनाकर पुलिस की धमकी देकर कमरे से बाहर निकाला और अगले दिन ये बात आरव को बताई तो उसने इतना साधारण सा रिएक्शन दिया जैसे उसे ज्यादा कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि मेरे साथ कुछ भी हो। ऊपर से मुझे ही बिकने को बोलने लगा। वो ऐसा ही है, जहाँ लड़की देखी वही घुस जाता है। वैसे पैसे वाला बहुत है, अगर तुम मान जाती तो पैसे की बारिश। मैंने कस कर तमाचा आरव के मुंह पर मारा और रोते हुए अपने कमरे की तरफ चली गई। आरव मेरे कमरे के बाहर आया और दरवाजा खटखटाते हुए बोला, अरे तुम मुझे गलत समझ रही हो। मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। तुमने मुझसे शादी करनी है या नहीं, आखिरी बार पूछ रही हूँ। मैंने आवाज देते हुए कहा, सही समय आने पर कर लूंगा यार, अभी ना तुम कुछ बन पाई हो ना मैं। आरव ने कहा। मैं समझ चुकी थी कि जो वो बनाने के लिए मुझे लाया था वो मैं बन चुकी थी। उसके लाने के बाद ही मैं वो बन चुकी थी जो उसने बनाना था। वो तो शुरू से ही बेवकूफ बनाना चाहता था और शायद मैं ही बेवकूफ थी जो उसकी बात मान ली। पहले मुझे लगता था कि मैं अच्छी एक्टर हूँ, सॉन्ग पर रिलिक्स भी अच्छी कर लेती हूँ, खूबसूरत हूँ, लेकिन नहीं, सब भ्रम टूट गया। ना आईने में खुद को देख पा रही थी और ना ही आंखें बंद करके जिंदगी के आने वाले पलों में खुशहाली नजर आ रहे थे तो मेरी इज्जत लूटते दरिंदे और पैसा समेटता आरव। शायद मेरे भविष्य भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। बस यही सोचते सोचते मैंने अपने कमरे में ही अपने दुपट्टे से फांसी लगाकर खुद को आजाद करना बेहतर समझा, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं था मेरे पास। ना ही आरव सुधरना चाहता था, ना ही मैं खुद को अकेले इस काबिल बना पा रही थी उससे दूर जाकर खुद को संभाल सकूं। लेकिन फांसी लगाने के बाद मैंने सोचा वो बहुत पछताएगा। शायद मेरे मरने के बाद उसे मेरी कमी का एहसास होगा, लेकिन वो शायद कभी बदलना ही नहीं चाहता था। जेल जाने के डर से उसने मेरी लाश को रातों रात दफन कर दिया और किसी को खबर भी नहीं हुई। अपने दोस्तों को कह दिया कि लड़की अब कमरा छोड़कर चली गई, तुम में से कोई आना चाहे तो रहने आ सकता है। मुझे कोई जानता नहीं था, इसलिए ना किसी ने मेरी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई, ना मुझे ढूंढने की कोशिश की। लेकिन मैं इस बात के लिए अपने इस फैसले को सही मानती हूँ, क्योंकि ये मौत मेरे लिए सुसाइड नहीं था। ये मौत मेरी गलती की सजा थी, उस गलती की जो मैं पटना से किसी अनजान के भरोसे मुंबई आ गई।
अपनी मम्मी पापा को इतनी बड़ी तकलीफ देकर आई थी कि मेरी जान का चले जाना भी इसकी सजा के लिए बहुत कम था। आरव को सजा देने के लिए मर गई, लेकिन पता चला ये उसकी नहीं, मेरी सजा थी जो मुझे ही मिली थी। मैं खुश तो हूँ कि मैंने जिंदगी भर गुलामी से अच्छा मौत का रास्ता चुना, क्योंकि जिंदगी भर मरने से तो अच्छा ही हुआ। 1.5 साल से मर ही रही थी, कभी घर वालों के लिए, कभी अपने लिए और फिर सबके लिए। और अब तो 1.5 साल पूरे हो गए मरे हुए। रोज एक नई सिमरन को अंधेरे के गुमनामी में डूबते हुए देखती हूँ। रोज एक सिमरन किसी पर इस कदर भरोसा करती है कि जब भरोसा टूटे तो सब कुछ टूट जाता है। और फिर सिमरन बिक जाती है बाजार में, तो कुछ सिमरन अपनी ही रोशनी में खो जाती है, हमेशा हमेशा के लिए। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।